नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक और मजेदार उपन्यास, खूनी हवेली पार्ट 4। दोपहर के करीब इंस्पेक्टर देशमुख हेडक्वार्टर की इमारत में कमिश्नर के ऑफिस उसके सामने बैठा था। देशमुख की रिपोर्ट उसके सामने पड़ी थी, जिसे लगता था कि वह कई बार पढ़ चुका था। बड़ा अजीब केस है यह, कमिश्नर मुंह बिगाड़ कर बोला। वो उस नौकर भूपत की कहानी एक तरह से पूसालाल मानके की उस कहानी के पहलुओं की पुष्टि करती है जो उसने तुम्हें जेल में सुनाई थी। जी हाँ, देशमुख बोला। मानके का कुछ पता लगा? नहीं, लेकिन लग जाएगा। जाएगा कहाँ वो? उसके जेल से भागने का रिश्ता भी इन्हीं पखेड़ों से है, ऐसा ही लगता है सर। जब से उसने अपनी बीवी के कत्ल की खबर सुनी थी, तभी से वह बदले की भावना से तड़प रहा था। मैंने खुद उसकी आंखों में खून उतरते देखा था। लेकिन बदला किससे लेगा वो? तुम्हारे ख्याल से वह अपनी बीवी के कातिल को जानता है? इतना तो वह जरूर जानता होगा सर कि किस आदमी को उसकी बीवी का कत्ल करने में कोई फायदा था। मेरे ख्याल से वह रामलाल गोखले ही उसका बॉस है और वह उसी के पीछे पड़ेगा। जेल में मेरी उससे मुलाकात के आखिर में उसने रामलाल का नाम लिया था, लेकिन तब उसकी अहमियत मेरी समझ में नहीं आई थी। मैंने उसे कहा था कि हो सकता था कि उसके साथियों ने ही उसकी बीवी का कत्ल किया हो, तो जवाब में वह बड़े गुस्से में चिल्लाया कि रामलाल ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन जिस रामलाल का जिक्र पूसालाल ने किया था, जरूरी नहीं वह सोलर क्लब वाला ही रामलाल हो। सोलर क्लब वाले रामलाल की मुकम्मल रिपोर्ट मेरे पास पहुंच चुकी है। उसमें उसके खिलाफ कोई बात नहीं है। यह उसकी होशियारी है कि वह इतने पाक साफ तरीके से अपना क्लब चला रहा है। लेकिन मुझे कई ऐसे संकेत मिले हैं कि यही रामलाल सारे फसाद की जड़ है। इसी का नाम गोखले भी है और यही ठाकुर विक्रम सिंह को ब्लैकमेल कर रहा था। यह साबित करना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा कि यही आदमी क्लाइव स्ट्रीट में स्थित विराट नाम की उस गिफ्ट शॉप का भी मालिक है, जहां की ठाकुर विक्रम सिंह ब्लैकमेल की रकमें भेजा करता था। फिर तो यह आदमी ठाकुर की पहली बीवी के कत्ल का चश्मदीद गवाह भी रहा होगा। उसके बिना तो ब्लैकमेल मुमकिन नहीं। होना तो यही चाहिए, लेकिन यह इतना उलझा हुआ केस है कि कोई बड़ी बात नहीं कि असलियत कुछ और हो। सर, जरूर गोखली ठाकुर की दूसरी बीवी नीलम को भी ब्लैकमेल कर रहा था, और नीलम की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला तो लगता है उसकी ठाकुर से शादी से बहुत पहले से चल रहा था। मेरे ख्याल से कम पिछले 10 साल से, यानी कि तभी से जब से उसने भारत में कदम रखा है। जी हाँ, आई सी। उसके बाद पिछले साल जब उसने ठाकुर विक्रम सिंह से शादी कर ली, तो ब्लैकमेल की रकम की अदायगी के ढंग में जरा तब्दीली आ गई। क्या नीलम की ब्लैकमेल का पैसा भी ठाकुर की जेब से निकलने लगा? जी हाँ, यानी कि ठाकुर को अपनी बीवी की ब्लैकमेल की बात मालूम थी? जी नहीं, वह यही समझ रहा था कि वह अपने अपराध को कवर कर रहा था। फिर नीलम अपने पति को ब्लैकमेल कर रही होगी, वरना गोखले का देने के लिए उसके पास रकम कहां से आती? ऐसा ही मालूम होता है साहब। फिर तो उसे यह भी मालूम होगा कि ठाकुर अपनी पहली बीवी का हत्यारा था। नो सर, इसके विपरीत उसे मालूम था कि ठाकुर अपनी बीवी का हत्यारा नहीं था। पूसालाल के बयान के मुताबिक रूपा न केवल समुद्र में डूबने से बच गई थी, बल्कि वह नीलम के स्टूडियो तक भी पहुंच गई थी। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते इंस्पेक्टर कि खुद नीलम ने रूपा का कत्ल किया था? मैं यही कहना चाहता हूं सर। अगर भूपत और पूसालाल दोनों ने सच बोला है, तो यही थ्योरी सच्ची है। मुझे मालूम हुआ है कि रूपा बहुत दक्ष तैराक थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने जब अपनी लॉन्च की टक्कर से उसकी मोटर बोट तोड़ी थी, तो वह घायल होकर डूबने से बच गई थी और किसी प्रकार तैरकर किनारे पहुंचने में कामयाब हो गई थी। वहां सामने नीलम का स्टूडियो था। उस घड़ी मदद के लिए नीलम के स्टूडियो में जाना उसके लिए स्वाभाविक बात थी। आखिर वह नीलम को अपनी सहेली मानती थी, और उस कथित सहेली ने कोई मदद करने के स्थान पर एक असहाय औरत का खून कर डाला। जी हाँ। क्यों? क्योंकि वह ठाकुर विक्रम सिंह को हथियाना चाहती थी, जो कि उसकी पहली बीवी की जिंदगी में मुमकिन नहीं था। लेकिन हमारे पास इस बात का सबूत कहाँ है कि रूपा का कत्ल नीलम ने किया था? रूपा समुद्र से निकलकर
जब स्टूडियो पहुंची थी, पूसालाल के बयान के मुताबिक उस वक्त वह बुरी तरह घायल थी। उस वक्त उसका माथा फटा हुआ था और उस वक्त भी उसमें से बुरी तरह खून बह रहा था। संभव है अधिक खून बह जाने की वजह से ही उसने दम तोड़ दिया हो। अगर यह बात है तो नीलम ने, जो कि थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंच गई थी, किसी को उसकी मौत की खबर क्यों नहीं की? शायद विक्रम सिंह को बचाने के लिए। लेकिन उस वक्त उसे यह तो मालूम नहीं था कि रूपा की उस दशा के लिए विक्रम सिंह जिम्मेदार है। शायद रूपा दम तोड़ने से पहले यह बात नीलम को बता कर गई हो। लेकिन अगर नीलम अपने पति को किसी शामत से बचाने का जज्बा रखने वाली इतनी ईमानदार औरत थी, तो वह उसे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि गोखले नीलम के सिर पर ब्लैकमेल की कौन सी तलवार लिए खड़ा था। देशमुख लाजवाब हो गया। इस संदर्भ में तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि गोखले के पास नीलम के खिलाफ क्या था? कमिश्नर ने नया सवाल किया। उत्तर में देशमुख ने तरुण कुमार द्वारा गोखले के फ्लैट से बरामद कटिंग वगैरह कमिश्नर के सामने रख दी। कुछ देर उन कागजात को देखते रहने के बाद कमिश्नर बोला, तो नीलम के एक बच्चा भी था? जी हाँ। बच्चे का बाप कौन था? उसके कथनानुसार एक पायलट, जो उसके विधिवत शादी कर पाने से पहले एक एयर क्रैश में मारा गया था। और नीलम दिलावर नाम के गैंगस्टर से भी संबंधित थी। रामलाल गोखले भी दिलावर से संबंधित था। और गोखले नीलम के बच्चे को किसने गोद लिया था, इस बात में भी दिलचस्पी दिखा रहा था। ऊपर से तुम यह भी कहते हो कि जिस थापा परिवार ने उस बच्चे को गोद लिया था, उन्हें यह मालूम था कि बच्चा किसी कुंवारी माँ की औलाद था और माँ का संबंध किन्हीं संदिग्ध चरित्र के लोगों से रहा हो सकता था। ऐसे सेटअप में से गोखले को क्या हासिल हो सकता था? प्रत्यक्षता कुछ नहीं सर। क्या यही बात साबित नहीं करती कि गोखले जो दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा कुछ जानता था? कोई ऐसी बात जो बच्चे के गोद लेने के सिलसिले में अड़ंगा लगा सकती थी, जो थापा परिवार को वह बच्चा गोद लेने का इरादा छोड़ देने के लिए प्रेरित कर सकती थी, जो नीलम के अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे परिवार से हासिल होने वाली भरण पोषण की सुविधा से वंचित कर सकती थी। जाहिर है कि उस समय के अपने सीमित साधनों से नीलम खुद तो अपने बच्चे के भरण पोषण का कोई बेहतरीन इंतजाम कर नहीं सकती थी, और बच्चा नाजायज होने की वजह से वह खुद उसे पालना नहीं चाहती थी। लेकिन जिस औरत के तुम मानते हो कि साधन सीमित थे, उसको ब्लैकमेल करके गोखले क्या हासिल कर सकता था? माना कि गोखले के पास कोई ऐसी जानकारी थी जो बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी, और वह जानकारी यही हो सकती है कि वह जानता था कि नीलम का बच्चा किसी बदनसीब पायलट की नहीं, दिलावर नाम के खतरनाक गैंगस्टर की औलाद था। लेकिन इस जानकारी को कैश करने के लिए ब्लैकमेलिंग के शिकार के पास कुछ माल पानी तो होना चाहिए। क्या यह मानने की बात है कि नीलम की एक धनवान ठाकुर से शादी होने के इंतजार में 9-10 साल वह खामोश बैठा रहा हो? तुम बताओ। मुझे तो एक ही चीज दिखाई देती है जो नीलम के पास पहले भी थी और आज भी है। क्या? उसकी कला। कला? नीलम की कला का गोखले के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है? भारी इस्तेमाल हो सकता है सर। हीरे जवाहरात बड़ी सहूलियत से नीलम के बनाए चीनी मिट्टी के पुतलों में छुपाए जा सकते हैं। व्हाट? दिस इज इनक्रेडिबल, ऑल्सो वेरी वेरी प्रोबेबल सर। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि पिछले 10 सालों में जवाहरात की जितनी बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं, उनमें से किसी का भी माल बरामद नहीं हुआ है। चोरी का माल तो एकदम से गायब ही हो जाता रहा है। मैंने मालूम किया है कि नीलम की कलाकृतियां एक्सपोर्ट भी होती हैं, यानी नीलम की बनाई मूर्तियों के सहारे चोरी का माल विदेश चला जाता है। जी हाँ, और यही नीलम का वह इस्तेमाल है जो ब्लैकमेलिंग की धमकी में पिछले 10 सालों से गोखले को हासिल है। इंस्पेक्टर, अपनी इस अनोखी थ्योरी को सिद्ध करने लायक कोई सबूत भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास। सबूत तो नहीं है, लेकिन यही वो थ्योरी है जो सारे सिलसिले में एकदम फिट बैठती है। मुझे मालूम हुआ है कि सिर्फ गोखले ही शहर का एक कथित व्यापारी है जिसे नीलम अपनी मूर्तियां बेचती है।
हकीकतन उसका ऐसा व्यापारी होना भी एक फ्रॉड है और उसकी क्लाइव स्ट्रीट वाली गिफ्ट शॉप भी महज एक फ्रंट है। हाल ही में गोखले ने नीलम से फिर संपर्क स्थापित किया। क्यों किया था? क्योंकि कल ये लोग सोनपुर की रानी का हार चोरी करने वाले थे। तफ्तीश करने पर यह स्थापित किया जा सकता है कि जब भी कोई जवाहरात की बड़ी चोरी होती थी तभी कोई विशिष्ट कलाकृतियां तैयार करवाने के लिए गोखले नीलम के पास पहुंच जाता था। कमिश्नर बहुत प्रभावित दिखाई देने लगा। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसे देशमुख की थ्योरी जची थी और इसी बात के आधार पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूसालाल मानके का चोरी की रात को नीलम के स्टूडियो में पहुंच जाना एक महज इत्तेफाक नहीं था। यह भी याद कीजिए कि चोरी के फौरन बाद पुलिस उसके पीछे लग गई थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी के वक्त चोरी का माल उसके पास नहीं था। चोरी के बाद उसने अपनी कार पर महिपालपुर का रुख क्यों किया? इसलिए क्योंकि उसे मालूम था कि माल ठिकाने लगाने के मामले में नीलम उन लोगों की मददगार थी। इस थ्योरी से एक पूरा दायरा मुकम्मल हो जाता है। गोखले का नीलम से संबंध जोड़ने वाली कड़ी से हम वाकिफ हैं। नीलम के दिलावर के संबंध थे। गोखले दिलावर के गैंग का आदमी था और उसे न सिर्फ नीलम और दिलावर के संबंधों की बल्कि नीलम के दिलावर से हुए बच्चे की भी खबर थी। मानके गोखले का आदमी है, इस बात का संकेत मेरे उससे जेल में हुए वार्तालाप में उसने खुद मुझे दिया था। मानके का नीलम के संबंध नकाब के जवाहरात उसके पास बरामद न होने से साबित हो जाता है। इंस्पेक्टर, तुम पिछले 10 साल में हुई तमाम बड़ी चोरियों का रिकॉर्ड तलब करो। ऐसा मैं पहले ही कर चुका हूं सर। गुड। इंस्पेक्टर, नवाब के जेवरात कहाँ गए? उसकी थ्योरी तो तुमने पेश कर दी। अब जरा इस बात पर आओ कि उसी रात रूपा, अगर वह मर चुकी थी तो उसकी लाश कहाँ गायब हो गई? मानके की बीवी के पास से रूपा का लॉकेट बरामद होना यह साबित करता है कि मानके ने झूठ नहीं बोला है। उस रात वह लॉकेट रूपा के गले में विक्रम सिंह ने भी देखा था और नीलम ने भी देखा था। वह लॉकेट सुभद्रा तक उस ढंग से वाकई पहुंच सकता है जो मानके ने बयान किया है, लेकिन अगर मानके ने सच बोला था तो यह बात भी स्थापित हो जाती है कि विक्रम सिंह रूपा को समुद्र में डुबोकर मार डालने में कामयाब नहीं हो सका था। वह घायल अवस्था में नीलम के स्टूडियो तक पहुंच गई थी। इस वक्त मैं यह बहस नहीं करना चाहता कि वह वहां अपनी आई मौत मरी या वहां किसी ने मार डाला। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाश कहां गायब हो गई। एक बात हो सकती है सर, देशमुख विचारपूर्ण स्वर में बोला। क्या? नीलम के स्टूडियो में चीनी मिट्टी की मूर्तियों को तपाने के लिए प्रयुक्त होने वाली कुम्हारों जैसी एक भट्टी भी है। मुमकिन है लाश उसने उस भट्टी से झोंककर जला दी हो। यह तो सरासर हो सकता है। क्या उस भट्टी को चेक करने से मालूम किया जा सकता है कि कभी उसमें एक लाश जलाई गई थी? अब तो यह काम नामुमकिन होगा सर। रूपा को मरे हुए 1 साल हो चुका है। इतने अरसे में वे भट्टी की राख कई बार साफ की जा चुकी होगी। तभी एकाएक कमिश्नर की मेज पर पड़े 4 टेलीफोनों में से एक की घंटी बज उठी। कमिश्नर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वह कुछ क्षण कॉल सुनता रहा, फिर उसने रिसीवर देशमुख की ओर बढ़ा दिया और बोला, तुम्हारा टेलीफोन है, ट्रंक कॉल। देशमुख ने रिसीवर लेकर अपने कान से लगा लिया। दूसरी ओर से आती आवाज सुनकर देशमुख उत्तेजित हो उठा, फिर अंत में बोला, मैं फौरन वहां आ रहा हूं। उसने रिसीवर रख दिया। महिपालपुर से दामोदर राणा का फोन था। देशमुख ने बताया, वह कहता है कि उसके पास एक ऐसा सबूत है जो निर्विवाद रूप से साबित कर सकता है कि किरण की मौत के लिए नीलम जिम्मेदार थी। अच्छा, कैसे? वहां की पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक किरण हवेली की मीनार की बारादारी में से ऐन उस वक्त गिरकर मरी थी जबकि चाय की ट्रे के साथ नीलम बारादारी में दाखिल हो रही थी। दामोदर राणा कहता है कि उसके पास एक कैमरे से खींची तस्वीर है जिसमें किरण के नीचे गिरने के समय नीलम बारादारी की खिड़की में से बाहर झुकी दिखाई दे रही है और जिसमें उसके हाथ में थमी चाय की केतली किरण के खिड़की की रेलिंग थामे एक हाथ पर टिकी दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, यह दामोदर राणा तो किरण से शादी करने वाला था ना? जी हाँ, इसीलिए अगर वह ऐसी कोई बात कर रहा है तो वह जरूर सच होगी।
लेकिन वह तस्वीर खींची किसने? किसी ने भी नहीं। एक बड़े अनोखे इत्तेफाक से वह तस्वीर अपने आप खिंच गई। उस दुर्घटना के समय किरण अपने कंधे पर अपना कैमरा लटकाए हुई थी। उसके बारादरी से बाहर गिरने पर कैमरा मीनार से लिपटी बेल की एक टहनी के साथ अटक गया था। उसका शटर दबाया था और तस्वीर खिंच गई थी। लड़के की मौत के बाद हवेली के नौकर भूपत ने वह कैमरा वहां से निकाल लिया था और उसे लाइब्रेरी में फोटोग्राफी के बाकी सामान के साथ रख दिया था। वह कैमरा पूरा 1 साल यूं ही उपेक्षित वहां पड़ा रहा था। पिछले दिनों जब तरुण कुमार लाइब्रेरी में गया था तो उसने वह कैमरा देखा था और पाया था कि भीतर फिल्म मौजूद थी और उस पर 2 तस्वीरें भी खींची जा चुकी थी। उसने वह फिल्म कैमरे से निकाल ली थी और किरण की आखिरी निशानी के तौर पर उसे दामोदर राणा को सौंप दिया था। और अब उस तस्वीर को देखने के बाद दामोदर राणा कहता है कि किरण का कत्ल हुआ था। जी हाँ, अगर तस्वीर को उसने सही बयान किया है तो जरूर यही बात है। अगर किरण मीनार से नीचे गिरने से पहले बारादरी की खिड़की की रेलिंग पकड़कर बाहर लटकी हुई थी और किसी ने उसको पकड़कर ऊपर खींचने की जगह एक हाथ को चाय की गरम गरम केतली छुआ दी थी तो किरण की पकड़ रेलिंग से छूट जानी स्वाभाविक थी। कमाल है, कैसी खतरनाक औरत है यह नीलम। अपने पति की पहली बीवी के गायब हो जाने के पीछे उसका हाथ मालूम होता है। विक्रम सिंह ब्लैकमेलिंग का शिकार उसकी वजह से हुआ। किरण उसकी वजह से मीनार से गिरकर मरी। ऐसा पता नहीं और कितनी रहस्यपूर्ण घटनाओं से उसका रिश्ता है जिनकी की हमें खबर नहीं। इस औरत को तो फौरन हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए मैं फौरन महिपालपुर वापस जा रहा हूँ। गुड सर, कल की चोरी की कोशिश में अकरम नाम का जो आदमी पकड़ा गया था उसने कुछ बका या नहीं? अभी नहीं बका, लेकिन बकेगा, जरूर बकेगा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि वह लगभग टूट चुका है। उसका बयान सुनने के लिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता सर, लेकिन मैं आपको महिपालपुर से फोन करूंगा। ठीक है। देशमुख कमिश्नर को अभिवादन करके वहां से विदा हो गया। तरुण, मुक्ता तनिक उखड़े स्वर में बोली, मेरी तो समझ में नहीं आता कि अभी तुम्हारा हवेली जाना क्यों जरूरी है। है जरूरी, तरुण बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल तुम किस फिराक में हो। पहले तुम बिना कुछ बताए आनन फानन शहर भाग गए, अब अभी लौटे ही हो तो तुम्हें हवेली जाने की पड़ गई है। बात क्या है? इस वक्त हवेली जाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो तुम? अरे क्यों खामखा जान खा रही हो बेचारे की? दामोदर राणा बोला, तुम्हारी तरुण से शादी तो पता नहीं कब होगी, लेकिन तुमने तो अभी से बीवियों जैसी नेगिंग शुरू कर दी। मुक्ता, तरुण ने फरियाद की, फिलहाल मुझसे उल्टे सीधे सवाल न पूछो। बहुत जल्द सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या सामने आ जाएगा? वह बोली, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम बंबई किस फिराक में गए थे। तरुण, दामोदर बोला, जब तक पिछले 30 घंटों की मुकम्मल रिपोर्ट तुम इसके सामने पेश नहीं कर दोगे तब तक यह तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। मैं जरूर करूंगा, तरुण बोला, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं हवेली जा रहा हूँ। वापस आकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वह उठ खड़ा हुआ। हवेली तो मैंने भी जाना है, दामोदर बोला, लेकिन मैं इंस्पेक्टर देशमुख के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना तो बता दो कि तुम हवेली क्या करने जा रहे हो? मुक्ता ने फिर पूछा। तरुण एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, नीलम से मिलने। क्यों? मुक्ता बोली। इस बार वही सवाल दामोदर ने भी पूछा, लेकिन तरुण ने उत्तर न दिया। अगर तुमने हवेली जाना ही है, मुक्ता बोली, तो दामोदर के साथ जाना। तुम हवेली क्या करने जाना चाहते हो? तरुण ने दामोदर से पूछा। हिसाब चुकता करने, दामोदर विष भरे स्वर में बोला। हिसाब चुकता करने? किससे? उस हरामजादी दामोदर, मुक्ता ने टोका। अब इससे क्या छुपाना, दामोदर बोला, यह तो घर का आदमी है और फिर इसी की मेहरबानी से तो मुझे उस औरत की करतूत का सबूत मिला है। कौन औरत? कैसे सबूत? नीलम। और कौन? और सबूत वह फिल्म है जो तुमने मुझे लाकर दी थी। मैंने उसको धुलवा लिया था। तरुण, वह फिल्म नीलम की करतूतों की तस्वीर थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किरण की मौत में कोई भेद था। किरण अपनी आई मौत नहीं मरी थी, उसका कत्ल किया गया था। तरुण, हवेली में बैठी उस शैतान की बेटी नीलम ने
मेरी किरण का कत्ल किया था। यह देखो। उसने एक 6x8 की तस्वीर तरुण को दिखाई। यह किरण के कैमरे से खिंची आखिरी तस्वीर है। जरा गौर से देखो इसे। नीलम ने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि चाय के साथ अभी उसने बारादरी में कदम रखा ही था कि उसे एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी थी और फिर एक खुली खिड़की से बाहर नीचे कहीं से एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी थी। यानी कि उससे बारादरी में कदम रखने से पहले किरण मीनार से गिर चुकी थी। लेकिन खुदाई इंसाफ के तौर पर इत्तेफाक से खींच गई यह तस्वीर साबित करती है कि नीलम ने झूठ बोला था। इस तस्वीर को देखो। साफ दिखाई दे रहा था कि खिड़की की रेलिंग थामे मीनार से बाहर लटकी किरण के एक हाथ के ऊपर नीलम ने केतली रखी हुई है। तरुण, जरा सोचो, ऐसी स्थिति में अगर कोई तुम्हारे हाथ को गरम गरम केतली के दाग दे तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं फौरन हाथ हटा लूंगा, तरुण बोला। यानी कि रेलिंग से तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी और तुम मीनार से नीचे जा गिरोगे। कमाल है, यह बात तुमने अभी बताई है किसी को? इंस्पेक्टर देशमुख को बताई है। मैंने बंबई फोन किया था उसे। वह किसी भी क्षण यहाँ पहुँचने वाला है। मैंने उससे वादा किया है कि उसके आने तक मैं यहीं ठहरूंगा। लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरा जी चाह रहा है कि मैं अभी हवेली में जाकर उस औरत की गर्दन मरोड़ कर आऊं। नहीं नहीं, मुक्ता जल्दी से बोली, तुम इंस्पेक्टर के साथ ही वहां जाना। दामोदर खामोश रहा। उत्तेजना से उसकी सांस धोंकने की तरह चलने लगी थी। और इसी वजह से तुम भी वहां मत जाओ तरुण, मुक्ता ने फिर फरियाद की। दामोदर के कथनानुसार अगर नीलम के हाथ वाकई खून से रंगे हुए हैं तो तुम्हारा हवेली में उसके पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम कई बार कह चुके हो कि तुम्हें लगता है कि तुमने नीलम को पहले कभी देखा है, लेकिन जाहिर है कि नीलम उस बात पर पर्दा डाले रहना चाहती है। तुम्हारे जिद करने पर वह कोई खतरनाक कदम उठा सकती है तरुण। मुक्ता सच कहती है तरुण, दामोदर बोला। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, इंस्पेक्टर को आ लेने दो, फिर हम सब इकट्ठे चलेंगे। तभी बाहर कहीं किसी नौकर ने रेडियो चालू कर दिया। रेडियो पर खबरें प्रसारित हो रही थी। अनाउंसर की आवाज उस कमरे तक साफ आ रही थी। वह कह रहा था, आज सुबह बंबई से गोवा जाता हुआ एक स्टीमर समुद्र में डूब गया और उस पर सवार सारे मुसाफिर और कर्मचारी, जिनकी संख्या 100 से ऊपर बताई जाती है, मारे गए। मरने वालों में माउंट एवरेस्ट की विजेता श्री सूर्यवीर थापा, उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी देवी और उनका पुत्र प्रकाशवीर थापा भी थे। हे भगवान, तरुण आतंकित स्वर से बोला। क्या हुआ? मुक्ता ने पूछा। रेडियो में जिस परिवार का नाम लिया गया है, तुम क्या उसे जानते थे? हे भगवान, तरुण यूं दोबारा बोला जैसे उसने मुक्ता की बात सुनी ही ना हो। उस औरत की दुनिया तो ताश के घर की तरह उसके गिर्द दहती चली जा रही है। कौन औरत? नीलम। अब तो मेरा फौरन हवेली जाना और भी जरूरी है। और फिर दोबारा किसी को ऐतराज करने का मौका दिए बिना वह बगुले की तरह वहां से बाहर निकल गया। बाहर कंपाउंड में माली की साइकिल पड़ी थी। उसने माली का खरपा वगैरह कैरियर से निकालकर वहीं जमीन पर फेंक दिया और साइकिल पर सवार होकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। वह सोच रहा था कि क्या नीलम ने रेडियो पर अपनी औलाद की मौत की खबर सुनी होगी, और अगर सुनी होगी तो उस खबर की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। वह और तेजी से पैडल मारने लगा। वह समीप पहुंचा तो उसे स्टूडियो की भट्टी की चिमनी में से धुआं उठता दिखाई दिया। उसने अपनी साइकिल का रुख स्टूडियो की तरफ कर दिया। समीप पहुंचकर वह साइकिल से उतरा और उसे स्टैंड पर खड़ी करके उजाड़ बीच पर चलता हुआ स्टूडियो की तरफ बढ़ा। समुद्र शांत था और हवा यूं थमी हुई थी जैसे किसी तूफान के आगमन की पूर्व सूचना दे रही हो। वातावरण में बड़ा बोझिल सा, डरावना सा सन्नाटा छाया हुआ था। स्टूडियो के पास पहुंचकर तरुण ने दरवाजे पर दस्तक दी। स्तब्ध वातावरण में वह मामूली सी दस्तक भी नगाड़े की चोट की तरह गूंजी, लेकिन भीतर से कोई उत्तर न मिला। तो क्या नीलम हवेली में थी? उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे भीतर को धकेला तो दरवाजा खुल गया। तरुण तनिक हिचकिचाता हुआ भीतर दाखिल हुआ। आगे एक पर्दा था, उसे हटाकर उसने विशाल से स्टूडियो के भीतर कदम रखा। भीतर रोशनी थी,
लेकिन चारों तरफ फैले मिट्टी के पुतलों के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या चाहते हो? एक कर्कश आवाज हथौड़ी की तरह उसकी चेतना से टकराई। उसने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि स्टूडियो से परले सिरे के पास नीलम खड़ी थी। उसके होंठ भिंचे हुए थे, चेहरे से खून निचड़ा हुआ था और उस वक्त वह भी पुतला ही लग रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया था, तरुण बड़े अटपटे स्वर में बोला। दफा हो जाओ, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन निकलो, नहीं तो। और उसने अपनी पीठ के पीछे छुपा एक हाथ अपने सामने किया। तरुण ने देखा, उसके हाथ में एक हथौड़ा था। तभी उसे यह भी दिखाई दिया कि उसके आसपास कई टूटी हुई प्रतिमाएं बिखरी पड़ी थी। उसके इर्द गिर्द टूटी प्रतिमाओं के हाथों, पैरों, सिरों, धड़ों का अंबार लगा हुआ था। बड़ा हौलनाक नजारा था। उसकी निगाह स्टूडियो में फिरी तो उसे वहां रूपा की एक भी प्रतिमा दिखाई न दी। यह क्या किया आपने? वह आतंकी स्वर में बोला। आपने रूपा की सारी प्रतिमाएं तोड़ डाली? हाँ, वह कहर भरे स्वर में बोली। जो चीज मैं बना सकती हूँ उसे मैं बिगाड़ भी सकती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तरुण की निगाह अपने आप उस शनील के भारी पर्दे की तरफ उठ गई जिसके पीछे उसने रूपा की सबसे शानदार प्रतिमा देखी थी। वो अभी सलामत है। नीलम उसकी निगाह का मतलब समझती हुई जहर भरे स्वर में बोली। वह लंबे डग भरती हुई पर्दे के पास पहुंची। उसने पर्दे को पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि पर्दा एक ओर सरकने के स्थान पर चैनल समेत उखड़कर नीचे आ गिरा। पीछे से रूपा की अद्वितीय प्रतिमा प्रकट हुई। नीलम ने उसके सामने जलती हुई दोनों मोमबत्तियां उखाड़ फेंकी और बोली, जो कोई इसे देखता है उसके मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है कि ऐसी सजीव, बोल पड़ने को तत्पर प्रतिमा उसने पहले कभी नहीं देखी। मैं यह बात इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मुझे वहम होने लगता है कि इस पुतले में जान पड़ गई है। हर किसी की भावनाओं की कद्र करते हुए इसे मैं हथौड़ी से नहीं तोड़ूंगी। इसका क्रियाक्रम तो मैं अपनी भट्टी में करूंगी। इधर आओ, इसे उठाकर भट्टी में झोंकने में मेरी मदद करो। नहीं, प्लीज ऐसा ना करना। वह आपकी आर्ट का बेमिसाल नमूना है। इसे बर्बाद ना करना। मैं जरूर करूंगी। नीलम ने जोर से अट्टहास किया। मैं जरूर करूंगी। अगर इसे मैं बर्बाद नहीं करूंगी तो यह मुझे बर्बाद कर देगी। उसने फिर अट्टहास किया। तरुण मुंह बाए उसे देखता रहा। एकाएक वह खामोश हो गई। वह कुछ क्षण गौर से उसे देखती रही और फिर अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, इधर आओ। तरुण भारी कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ा। तो मिस्टर तरुण कुमार, तुम समझते हो कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। तुम समझते हो कि तुम मुझे पहले से जानते हो। बोलो। तरुण खामोश रहा। उसने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जुबान फेरी। अगर जानते भी हो तो भूल जाओ। वह सांप की तरह फुफकारी। भूल जाओ सब कुछ। नहीं भूलोगे तो जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। तो तुम्हारा वही अंजाम होगा जो इन लोगों का हुआ। और उसने बड़े नाटकीय ढंग से समीप की मेज पर पड़े 4 मुखौटों की तरफ उंगली उठाई। ये चारों भी मुझे जानते थे, वह बोली, और इनमें से एक भी आज जिंदा नहीं है। उसने अपना हथौड़ा अपनी पकड़ से निकल जाने दिया और आगे बढ़कर एक मुखौटा उठा लिया। उसने मुखौटे का रुख तरुण के सामने किया और सारे स्टूडियो में गूंजती आवाज में बोली, इसे देखो। जानते हो यह कौन है? यह एक दुर्दांत हत्यारा है, एक खतरनाक गैंगस्टर है। अपनी जिंदगी में यह दिलावर के नाम से जाना जाता था। मेरी चढ़ती जवानी का यार था मेरा, जो मेरी वजह से एक पागल कुत्ते की तरह पुलिस की गोली खाकर मारा गया। इसकी खबर पुलिस को मैंने की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि यह मुझसे मोहब्बत का दम भरता था, लेकिन गैर औरतों का पीछा नहीं छोड़ता था। मैंने इसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन यह न माना। इसने मेरी बात को हमेशा मजाक में लिया। इसने हमेशा यही सोचा कि मैं इसका क्या बिगाड़ सकती थी। लेकिन जब मैंने इसका कुछ बिगाड़ा तो ऐसा बिगाड़ा जिसे भगवान नहीं सुधार सकता था। इसकी बेवफाई का बदला मैंने इसे मौत के मुंह में धकेल कर चुकाया। मर गया हरामजादा। उसने मुखौटे को जोर से जमीन पर पटका। मुखौटा कई टुकड़ों में विभक्त होकर उसके पैरों के पास बिखर गया, लेकिन शायद उतने से भी उसकी तसल्ली न हुई।
आतंकित तरुण ने देखा कि वह उन टुकड़ों को अपने पैरों के नीचे रौंदने लगी और उन्हें और ठोकरें मार मार कर इधर उधर उछालने लगी। कुछ क्षण बाद वह ठिठकी और अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उसने दूसरा मुखौटा उठाया। इसे ठाकुर विक्रम सिंह कहते हैं। वह नफरत भरे स्वर में बोली, यह इस खूनी हवेली का शहजादा है। अच्छा हुआ बेचारे ने मीनार से छलांग लगाकर खुद ही आत्महत्या कर ली। वह आखिरी दम तक अपने आप को अपनी पहली बीवी का कातिल जो समझता रहा। यह वो अभागा इंसान है जो न अपनी पहली बीवी का बन सका और न दूसरी का। उसने वह मुखौटा भी जमीन पर पटक दिया। फिर उसी के ऊपर उसने तीसरा रूपा का मुखौटा भी पटक दिया और जोर जोर से अट्टहास करती हुई उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगी। तरुण आंखें फैलाए जड़ खड़ा सारा नजारा देखता रहा। सारा स्टूडियो नीलम के अट्टहासों की हौलनाक आवाज से गूंज रहा था। मैडम, वह याचनापूर्ण स्वर में बोला, प्लीज अपने आप को काबू में कीजिए। आप शट अप, वह कहर भरे स्वर में बोली। तरुण सहम कर चुप हो गया। नीलम ने हाथ बढ़ाकर चौथा और आखिरी मुखौटा उठाया। यह किरण है, वह एक एक शब्द चबाती हुई बोली, जो ठाकुर विक्रम सिंह की पहली बीवी की मुंह बोली बेटी थी, लेकिन जिसे ठाकुर अपने दिलो जान की जीनत बनाना चाहता था। काश मैंने इस छोकरी का ठाकुर के इसका पूरी तरह दीवाना बन जाने से पहले काम तमाम कर दिया होता। इसकी मौत के बाद भी ठाकुर इसे कभी न भूल सका। वह एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, मैंने इसे बारादरी से धक्का दिया, लेकिन कमबख्त के हाथ में खिड़की की रेलिंग आ गई। मैंने चाय की गरम गरम केतली इसके हाथ पर रख दी, इसका हाथ छूट गया। खत्म। उसने फिर एक जोर का अट्टहास किया। इन 4 मौतों के लिए तुम जिम्मेदार हो, तरुण फंसे स्वर में बोला। ये चारों तुम्हारी वजह से इतनी भयानक मौत मरे, लेकिन इससे क्या तुम्हें दिल का चैन हासिल हो गया? इससे क्या तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई? इससे क्या तुम अपने किसी नामुराद मकसद में कामयाब हो गई? क्या इस वक्त भी तुम अपने भीतर एक छटपटाहट महसूस नहीं कर रही हो? क्या इस वक्त भी तुम नाकामयाबी की आग में नहीं जल रही हो? क्या तुम्हारी मौजूदा हालत आज सुबह बंबई से गोवा जाते स्टीमर के डूबने की खबर सुनकर नहीं हुई है? क्या अपनी औलाद की मौत का गम तुम्हें पागल नहीं बनाए दे रहा? उसके अट्टहास फौरन बंद हो गए। वह सख्त हैरानी भरी निगाहों से तरुण को देखने लगी। फिर उसके मुंह से निकला, तो क्या तुम्हें सब याद है? क्या तुम्हारी याददाश्त लौट आई है? हाँ, अब मेरे जहन से धुंध के बादल छट गए हैं। यहाँ क्यों आए हो? स्टीमर डूबने की खबर सुनने के बाद मुझे आशंका हो उठी थी कि कहीं तुम कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न कर बैठो। ओह, तो तुम मुझ पर निगाह रखने आए हो? हाँ, फायदा? तुम 4 आदमियों की मौत का कारण बन चुकी हो। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सजा कौन देगा मुझे? कानून। और मुझे कानून तक कौन पहुंचाएगा? मैं। तुम? उसने फिर विक्षिप्तों की तरह अट्टहास किया। उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी एक छुरी उठा ली और फिर वह भूखी शेरनी की तरह उस पर झपटी। तरुण ने झपट कर उसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके दूसरे हाथ के लंबे नाखून उसके चेहरे में धंस गए और उसके एक गाल को उधेड़ते हुए गुजर गए। तरुण ने उसका दूसरा हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन वह उसके काबू में न आया। नीलम पर तो जैसे एकाएक भूत सवार हो गया था और उसके जिस्म में कोई शैतानी ताकत आ गई मालूम होती थी। वह हाँफ रही थी, मुंह से जानवरों जैसी आवाजें निकाल रही थी, उसे नोच खसोट रही थी और किसी भी तरह छुरी उसके सीने में उतार देने के लिए पूरी तरह आमादा मालूम होती थी। तरुण को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती मालूम हो रही थी। नीलम औरत होते हुए उस पर भारी पड़ रही थी। एक बार नीलम के छुरी वाले हाथ से उसकी पकड़ जरा सी ढीली हुई तो छुरी की नोक उसे अपने गले में धंसती और उसे कनपट्टी तक काटती हुई गुजरती महसूस हुई। वह भी तरुण ने एक बार अपनी पूरी शक्ति संचित करके उसे जोर से पीछे को धक्का दिया। नीलम डगमगाई। छुरी उसकी पकड़ से निकलकर झनझनाती हुई फर्श पर जा गिरी। नीलम अपना संतुलन खोकर लकड़ी के उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, जिस पर की रूपा की अभी तक सलामत इकलौती प्रतिमा खड़ी थी, जोर से जाकर गिरी। तरुण अपने चेहरे से बहता खून पोंछता हुआ और लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर बढ़ा।
उसके चेहरे और गर्दन से इतना खून बह रहा था कि वह उसकी कमीज के कॉलर के भीतर से होता हुआ उसके जिस्म तक पहुंच गया था। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था और चक्कर खा रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका दिमाग खोपड़ी फाड़कर बाहर निकल जाना चाहता हो। बाहर आकर उसने एक बार घूमकर स्टूडियो की तरफ देखा। स्टूडियो में मरघट सा सन्नाटा छाया मालूम हो रहा था। उसने नीलम के गिरने पर उसका सिर पीछे प्लेटफॉर्म पर वहीं टकराते देखा था। शायद वह बेहोश हो गई थी। उसने सोचा, अब क्या करे वो? उसका चक्कर खाता सिर भी थम जाता तो वह कोई तरीके की बात सोच पाता। एकाएक उसे कपकपी छूटने लगी। फिर लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ वह दोबारा आगे बढ़ा। अपने हाथों से कभी वह अपना फट पड़ने को तत्पर सिर थामता तो कभी वह अपने चेहरे से बहता खून पोंछता था। बड़ी कठिनाई से वह उस साइकिल तक पहुंच पाया जिस पर सवार होकर वह वहां तक पहुंचा था। वह ठिठका। क्या वह पगलाई हुई औरत अभी भी उसके सीने से छुरी उतारने की नीयत से उसके पीछे आ सकती थी? अपनी मौजूदा हालत में नीलम के किसी नए आक्रमण से स्वयं को बचा पाने में वह सर्वदा असमर्थ पा रहा था। उसके दिल से एक ही पुकार उठ रही थी, उसको किसी तरह वहां से निकल चलना था। वह साइकिल पर सवार हुआ और राणा फार्म जाने के स्थान पर उस पतली सड़क पर बढ़ा जो हवेली की तरफ जाती थी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह साइकिल से उतरा और उसने एक और गिर जाने दिया। अपनी उस हालत में साइकिल चला पाना एक असंभव कृत्य लग रहा था। एक शराबी की तरह झूमता लड़खड़ाता वह पैदल ही आगे बढ़ा। चांद बादलों में से एकाएक बाहर निकल आया था और रास्ते में थोड़ी रोशनी फैल गई थी। दांत भीजे तरुण आगे दौड़ता रहा। तभी एकाएक उसे अपने पीछे से एक तेजी से उधर आती कार की आवाज सुनाई दी। उसने आतंकित भाव से घूमकर वापस देखा। स्टूडियो की तरफ से नीलम की स्टेशन वैगन तूफानी रफ्तार से उधर भागती चली आ रही थी। तरुण के संभलते संभलते भी वह उसके सिर पर पहुंच गई। तरुण के मुंह से एक चीख निकली और उसने सड़क के बगल में उगी झाड़ियों की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद भी वह स्टेशन वैगन की चपेट में आ गया। एक भड़ाक की आवाज हुई। उसका शरीर एक बार हवा में उछला, फिर धड़ाम से झाड़ियों में आकर गिरा और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। चर्च के घंटे ने 8 बजाया। दूर कहीं समुद्र में किसी जहाज का सायरन बजा। प्रतिवाद में कहीं अपनी मातम भरी आवाज में एक उल्लू बोला। चांद बादलों में छुपा बाहर निकला और छुप गया। उसी क्षण दो विभिन्न दिशाओं से दो साए स्टूडियो की ओर बढ़ रहे थे। एक बीच की तरफ से उकड़ू सा होकर सावधानी से आगे बढ़ रहा था और दूसरा सीना तानकर चलता हुआ विपरीत दिशा से उधर आ रहा था। उसी क्षण दामोदर राणा भी अपनी जीप पर हवेली की तरफ जा रहा था। इंस्पेक्टर देशमुख का इंतजार करते करते थककर वह अभी इस उम्मीद में अपने घर से निकला था कि शायद इंस्पेक्टर सीधा हवेली चला गया था। एक क्षण के लिए उसकी जीप की हेडलाइट दूसरी साए पर पड़ी थी और फिर साया रोशनी के दायरे से परे गायब हो गया था। दामोदर के मन में फौरन ख्याल आया था, क्या वह इंस्पेक्टर देशमुख था? लेकिन कुछ कहना मुहाल था। वह सावधानी से जीप चलाता रहा। एकाएक उसने पूरी शक्ति से ब्रेक के पेडल पर पांव मारा। ब्रेकों की चरमराहट से स्तब्ध वातावरण गूंज उठा। जीप के चारों पहिए सड़क पर रिपटे और जीप सड़क पर रेंगती उस आकृति से मुश्किल से 1 फुट परे आकर रुकी, जिसे देखकर उसने यूं एकाएक ब्रेक लगाई थी। एक क्षण की भी और देर हुई होती तो जीप उस आकृति को रौंदती हुई गुजर गई होती। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखा। फिर उसके मुंह से एक दहशत भरी सिसकारी निकल गई। वह तो तरुण कुमार था जो किसी चौपाई की तरह सड़क पर रेंग रहा था। उसका सारा चेहरा और कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसके मुंह से दर्द भरी कराहें निकल रही थी और उसकी एक टांग उसके बाकी के जिस्म के साथ यूं घिसट रही थी जैसे वह उसके जिस्म का हिस्सा न हो। दामोदर जीप से बाहर कूदा और झपट कर उसके पास पहुंचा। तरुण, वह आतंकित भाव से बोला। तरुण, क्या हुआ तुम्हें? तरुण के मुंह से बोल न फूटा। उसने अपना एक हाथ सहारे के लिए दामोदर की तरफ बढ़ाया। दामोदर ने उसका हाथ थामा और उसे अपने शरीर का सहारा दिया। तरुण उसकी बाहों में
फिर से बेहोश हो गया। दामोदर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका अपना एक कंधा घायल था, इसलिए वह काम वह बड़ी कठिनाई से कर सका। उसने देखा तरुण की एक टांग बड़ी असंभव सी स्थिति में मुड़कर नीचे लटकी हुई थी। प्रत्यक्षता एक से ज्यादा जगह से उसकी टांग टूटी हुई थी। बड़ी कठिनाई से वह तरुण को जीप पर लाद पाया। फिर वह खुद भी जीप में सवार हुआ। उसने जीप को बड़ी सावधानी से महिपालपुर की दिशा में दौड़ाना आरंभ कर दिया। तब तक स्टूडियो की तरफ सीधा तनकर चलता हुआ दूसरा साया स्टूडियो तक पहुंच चुका था और खिड़की के एक शीशे में से भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। फिर वह अगली खिड़की के पास पहुंचा। उसने उसे भीतर को धक्का दिया तो उसे बंद पाया। इसी प्रकार उसने तीसरी खिड़की को चेक किया। चौथी खिड़की उसके धक्का देने पर खुल गई। यह उसकी चौखट पर चढ़ गया और निशब्द भीतर कूद गया। भीतर पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वह टॉयलेट की खिड़की थी। उसने सावधानी से उसका दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सामने स्टूडियो का विशाल हॉल था जिसमें खड़ी नीलम उसे दिखाई दी। उसने देखा नीलम के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह एक विशाल भट्टी के सामने खड़ी उसमें जलती आग में और लकड़ियां झोंक रही थी। उसके कपड़ों पर जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। समीप ही फर्श पर एक प्रतिमा औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। प्रत्यक्षता वह पीछे बने लकड़ी के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से उलटकर गिरी थी। फिर उसके देखते देखते नीलम हाथ में एक भारी हथौड़ा लिए उस नीचे गिरी प्रतिमा की ओर बढ़ी। उसी क्षण उस आदमी ने दरवाजे से बाहर कदम रखा। हेलो, वह धीरे से बोला। नीलम के मुंह से एक आतंक भरी सिसकारी निकली। वह आवाज की दिशा में घूमी। उस आदमी पर निगाह पड़ते ही सिसकारी उसके गले में ही घुटकर रह गई। गोखले, उसके मुंह से निकला। तुम यहाँ? हाँ। रामलाल गोखले 2 कदम और आगे बढ़ा। मैं यहाँ। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था कि मैं यहाँ जरूर आऊंगा। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारी पिछली रात की करतूत मुझसे छुपी रहेगी? एक बार ऐसी धोखाधड़ी करके बच चुकी हो, लेकिन इस बार नहीं बच सकोगी। यह दिलावर ही था जो बेवकूफ बन गया और जान से हाथ धो बैठा। मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं। मैंने क्या बेवकूफ बनाया है तुम्हें? नीलम आहत भाव से बोली। मैं तो जो तुम कहती हो वो करती हूँ। मेरी तरफ से कब धोखा हुआ तुम्हें? लेकिन कल रात सोनपुर की रानी का हार लेकर यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं। उधर देखो। वह बुद्ध की प्रतिमा, वह हार छुपाने के लिए मैंने खास तौर से तैयार की थी, लेकिन हार लेकर यहाँ कोई आया ही नहीं। फिर आज सुबह के पेपर में मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि चोरी नाकामयाब रही थी। क्यों नाकामयाब रही थी? गोखले कहर भरे स्वर में बोला। वह भी तेरी ही करतूत थी। मैंने क्या किया था? तुझे उस चोरी की खबर थी, क्योंकि चोरी के बाद तेरी किसी प्रतिमा में छिपाया जाने के लिए वह हार तेरे ही पास आने वाला था। कमीनी, तूने ही पुलिस को उस चोरी से आगाह किया था। झूठ! नीलम तीव्र प्रतिवादपूर्ण स्वर में चिल्लाई। मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर किसने किया? मुझे क्या मालूम? धोखाधड़ी, यार मारी तेरी फितरत में है। तेरे सिवाय वह जलील हरकत और कोई कर ही नहीं सकता। ठाकुर की मौत के बाद से लगता है कि तेरे पर निकल आए हैं। उसकी मौत के बाद तेरे सिर पर लटकती ब्लैकमेल की तलवार हट गई है, इसलिए तूने यह सोच लिया कि तू गोखले को धोखा दे सकती है। साली, मैं तेरा गला काट दूंगा। काट दो, एकाएक वह क्षीण स्वर में बोली। अब मेरा जिंदगी से कोई मोह नहीं रहा। अब क्या बाकी बचा है मेरा? कुछ भी नहीं। सब कुछ तो खत्म हो गया। अब कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? अब तो या मैं बाकी हूं या... उसने फर्श पर औंधे मुंह पड़े पुतले की ओर उंगली उठाई। वह, यह क्या? गोखले तनिक संदिग्ध स्वर में बोला। क्या? किसका पुतला है यह? ठाकुर की पहली बीवी का। तो कुछ नहीं, अब सब मेला खत्म हो गया है। मेरा यही एक अधूरा काम बाकी है। अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा भी सब मेला खत्म हो गया है। मेरा भी एक अधूरा काम बाकी है, और जब मैं अपना अधूरा काम कर चुका हूँगा तब तेरे सारे काम अपने आप ही निपट जाएंगे। गोखले, वह याचनापूर्ण स्वर में बोली। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। क्या पहले ही तुम मुझ पर बहुत जुल्म नहीं कर चुके हो?
अब भगवान के लिए मुझे मुक्ति दो। मैं 10 साल से खामोशी से तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रही हूँ। 10 साल से तुम्हारे चोरी के हीरे जवाहरात को अपने पुतलों में छिपाकर विदेश पहुंचाती रही हूँ। अब खत्म करो यह कहानी। खत्म ही तो करने आया हूँ। मैं चाहता तो सारी कहानी तभी खत्म कर सकता था जब तुमने दिलावर के साथ दगाबाजी करके उसे मरवाया था, लेकिन दिलावर ही नहीं चाहता था कि तब तुम्हें खत्म किया जाता। इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और दिलावर जैसा खूंखार और सख्त दिल आदमी बच्चे के नाम पर पिघला जा रहा था। उसे यह भी मालूम था कि पुलिस को उसकी खबर मैंने दी थी। नीलम हैरानी से बोली, हाँ, मैंने उसे फोन करके यह बात बताई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। 1-2 टके की छिनाल औरत की वजह से बेचारा कुत्ते की मौत मारा गया। अपनी वैसी ही धोखाधड़ी का शिकार कल तूने मुझे बनाना चाहा, लेकिन मेरी जान इतनी सस्ती नहीं, समझी? नहीं, मैं कुछ नहीं समझी। गोखले, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं सच कहती हूँ, मैंने पुलिस को कोई फोन नहीं किया था। बकवास मत कर, मुझे मालूम है पुलिस को तूने फोन किया था। तेरे सिवाय और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। अब यह बक कर दे कि पुलिस को बताया क्या था तूने? तूने उन्हें मेरे आदमियों के ही बारे में बताया था या मेरे बारे में भी बताया था? बोल 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 बोल, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। वह आंखों में खून लिए उसकी तरफ बढ़ा। तभी नीलम ने अपने हाथ में थमा हथौड़ा उसकी तरफ तान दिया। अच्छा, गोखले के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट प्रकट हुई। तो अब चींटी के पर निकल रहे हैं। फिर एकाएक उसके हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। उसने रिवॉल्वर का रुख अभी नीलम की ओर किया ही था कि एकाएक उसके पीछे से आती एक अधिकारपूर्ण आवाज सारे स्टूडियो में गूंज गई। खबरदार, रिवॉल्वर फेंक दो गोखले, और धीरे धीरे मेरी तरफ घूमो। कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारा भेजा सारे स्टूडियो में बिखरा पड़ा होगा। गोखले के मुंह से एक गंदी गाली निकली, लेकिन अपनी रिवॉल्वर उसने अपनी उंगलियों से निकल जाने दी। धीरे से वापस घूमकर उसने आवाज की दिशा में देखा। पीछे पूसालाल मानके खड़ा था। मानके? वे हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो गोखले, मानके बोला। तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ अपना एक अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। कौन सा अधूरा काम? गोखले अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। अभी मालूम हुआ जाता है। अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में भगवान का नाम ले ले हरामजादे। तभी एकाएक बिजली की फुर्ती से गोखले ने नीलम के पीछे छलांग लगा दी। उसकी ओट में पहुंचकर उसने उसे अपनी शक्तिशाली बाहों में दबोच लिया और उसे ढाल की तरह अपने और मानके के बीच में कर दिया। उसकी एक बाह उसकी गर्दन से लिपट गई थी और दूसरे हाथ से उसने उसकी कलाई दबोची हुई थी। नीलम के हाथ में थमा हथौड़ा फर्श पर जा गिरा था। छोड़ो, नीलम उसकी पकड़ में छटपटाती हुई बोली। छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ, गोखले गुर्राया, वरना गर्दन तोड़ दूंगा। साले हिजड़े, मान के चिल्लाया। औरत की ओट लेता है, मर्द का बच्चा है तो इसे छोड़ दे और बहादुर बनकर गोली खा। गोखले ने स्वयं से धींगा मुष्टि करती नीलम के एक टखने पर अपने जूते की भरपोर ठोकर जमाई। वह पीड़ा से बिलबिलाई और फिर अपने हाथ पांव पटकना बंद कर दिया। तू बच नहीं सकता गोखले, मान के फिर बोला। इस औरत की ओट में भी तुझे नहीं बचा सकती। मैं यहाँ खास तौर से तेरी जान लेने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, तुझे तो मालूम नहीं था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? नहीं, गया तो मैं तेरी सोलर क्लब में ही था, लेकिन तू वहां से निकल चुका था। मुझे वहां नारायण मिल गया था। मैंने उसे पकड़कर उसकी थोड़ी मरम्मत की थी तो उसने बक दिया था कि तू कहाँ गया था। तू मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे नहीं मालूम? मान के कहर भरे स्वर में बोला। कमीने, तूने मेरी बीवी की जान ले ली। तेरी वजह से मैं जेल गया। पकड़ा जाने के बाद अगर मैं अपनी जुबान खोल देता तो तू कम से कम 10 साल के लिए नप जाता। लेकिन मैं खामोश रहा। पैसे की खातिर मैं खामोश रहा, और वह पैसा भी तूने मेरी बीवी को सौंपने की जिम्मेदारी नहीं दिखाई। चोरी के माल में से मेरा 10% का हिस्सा बचाने के लिए तूने मेरी बीवी को मार डाला। मान के कसम है मुझे पशुपति नाथ की,
मैंने सुभद्रा का कत्ल नहीं किया तो करवाया होगा। यह भी गलत। उसके कत्ल से मेरा या मेरे किसी आदमी का कोई रिश्ता नहीं। और अपने वादे के मुताबिक तेरे हिस्से का आधी रकम यानी कि 50,000 रुपए मैंने खुद जाकर सुभद्रा को दिए थे। बाकी की रकम तूने ही कहा था कि तू जेल से छूटने के बाद खुद लेगा। झूठ, 100 बार झूठ। तूने सुभद्रा को कोई पैसा नहीं दिया। दिया होता तो उसने मुझे बताया होता। मान के तेरी बीवी ने पैसे की बात तुझे जानबूझकर नहीं बताई थी। यह कैसे हो सकता है? हो सकता है, हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरी बीवी सखाराम से फंसी हुई थी। तेरे पीठ फेरते ही वह सखाराम के साथ रंगरेलियां मनाने लगी थी और सखाराम ने ही उससे अपने इस रिश्ते का फायदा उठाकर उससे सारी रकम झटक ली थी। यह झूठ है। मेरी बीवी ऐसी नहीं थी। सुभद्रा मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती थी। मान के गला फाड़कर चिल्लाया। तेरी बीवी तो मर गई मान के, लेकिन सखाराम तो जिंदा है। विश्वास न हो तो उसी से पूछकर देख लो, फिर अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। मान के उस बदकार औरत के लिए तो एकाएक मानके ने गोली चला दी। गोखले की तजुर्बेकार आंखें मानके का इरादा पहले ही भांप चुकी थी। उसने अपनी गिरफ्त में छटपटाती नीलम को जोर से सामने को धक्का दिया। गोली नीलम की छाती में लगी। उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकली और वह पछाड़ खाकर फर्श पर गिरी। गोखले को इतना ही व्यवधान चाहिए था। वह बगुले की तरह मानके पर झपटा। उसका नीचे को झुका सिर किसी सांड की तरह मानके की छाती से टकराया। मानके पीछे को उलट गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। वह बड़ी फुर्ती से संभला और रिवॉल्वर को वापस अपने अधिकार में करने के लिए उस पर झपटा, लेकिन गोखले के पांव की ठोकर ने रिवॉल्वर को उसकी पहुंच से परे उछाल दिया। मानके गोखले को कोसता हुआ उस पर झपटा। उसने अपने बाएं हाथ का एक प्रचंड घूसा गोखले की कनपट्टी पर रसीद किया। तुरंत गोखले के चेहरे पर खून बह निकला। मानके एक जानवर की तरह गुर्राता हुआ गोखले से लिपट गया। उसकी लंबी मजबूत उंगलियां गोखले की गर्दन से लिपट गई। गोखले उसकी गिरफ्त में तड़पने लगा। फिर बड़ी मुश्किल से वह अपने एक घुटने को ऊपर उठाकर उसका प्रहार मानके की टांगों के बीच कर पाया। मानके के मुंह से एक घुटी हुई कराह निकली और गोखले की गर्दन से उसकी पकड़ तनिक ढीली पड़ गई। गोखले ने अपना सिर नीचे झुकाकर पूरी शक्ति से सामने को हुआ। मानके की उसकी गर्दन से पकड़ छूट गई और वह पीछे को लड़खड़ाया। गोखले ने एक प्रचंड घूसा उसके चेहरे पर जमाया तो वह फर्श पर औंधे मुंह गिरी रूपा की प्रतिमा पर जाकर गिरा। प्रतिमा उसके शरीर के धक्के से एक ओर लुढ़की और पीठ के बल पहुंचकर टिक गई। गोखले ने अपने पांव की एक भरपूर ठोकर मानके के पेट में जमाई। मानके गेंद की तरह उछला और फिर जमीन पर पड़ी प्रतिमा से जाकर टकराया। गोखले ने अपने पांव की अगली ठोकर उसकी खोपड़ी को निशाना बनाकर चलाई, लेकिन ऐन मौके पर मानके परे हट गया और ठोकर रूपा की प्रतिमा के चेहरे से जाकर टकराई। प्रतिमा का चेहरा उसके पांव की ठोकर से छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन उस चेहरे के पीछे से एक और चेहरा झांकने लगा। गोखले ठिठक गया। उसके नेत्रों में पहले आश्चर्य और फिर आतंक की छाया तैर गई। वैसा ही हाल वह नजारा देखकर मानके का हुआ। वह उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मुंह बाए प्रतिमा के ध्वस्त चेहरे को देखने लगा। वह दृश्य इतना हौलनाक था कि एक क्षण के लिए वे दोनों लड़ना भूल गए। लाश! गोखले के मुंह से निकला। इस पुतले में तो लाश बंद है। असली लाश पर मिट्टी की परत! मानके के मुंह से निकला। गोखले की चमत्कृत निगाह फर्श पर एक और पड़ी नीलम पर पड़ी। उसकी छाती से खून बह बहकर उसके इर्द गिर्द फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। गोखले उसके पास पहुंचा। उसने झुककर नीलम की नब्ज टटोली। वह मर चुकी थी। यही वह काम था जिसे करने के लिए वह यहाँ आया था और जिसे उसकी जगह मानके ने कर दिया था। अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। उसने देखा अपनी रिवॉल्वर उसके बहुत समीप पड़ी थी। मुख्य द्वार पर एकाएक हुई हलचल से वह चौंका, ठिठका। उसे स्टूडियो में दाखिल होते हुए कई पुलिसिये दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे इंस्पेक्टर देशमुख था। रामलाल गोखले, देशमुख बोला, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है।
मैं कानून के नाम पर तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अपने हाथ ऊपर उठा लो। नहीं, गोखले के मुंह से निकला और वह बिजली की तरह फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर की तरफ झपटा। एक फायर हुआ। गोखले के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। उसका शरीर एक बार धनुष की तरह हवा में तना और फिर वह औंधे मुंह फर्श पर ढेर हो गया। मान के उसके निष्क्रिय शरीर के पास पहुंचा। धुआं उगलती रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। मर गया हरामजादा। कुछ क्षण बाद वह बोला। उसने रिवॉल्वर परे खड़े पुलिसियों के कदमों में फेंक दी और बड़े थके हारे स्वर में बोला, कानून के रखवालों, मुझे भी गिरफ्तार कर लो। मैं अपने किसी भी अंजाम के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी बीवी की मौत का बदला ले लिया है। दो सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे दाएं बाएं से पकड़ लिया। तभी एक बार फिर मानके की निगाह रूपा की ध्वस्त प्रतिमा पर पड़ी। उसने गौर से भीतर झांकती लाश का चेहरा देखा और फिर उसके मुंह से एक हैरानी भरी सिसकारी निकल गई। इंस्पेक्टर, वह बोला, इस पुतले में तो उसी औरत की लाश है जिसके गले में से मैंने लॉकेट निकाला था। देशमुख प्रतिमा के पास पहुंचा। उसने झुककर उसका मुआयना किया और फिर बोला, यह तो ठाकुर विक्रम सिंह की पहली बीवी रूपा है और यह पुतला नहीं है। थानेदार अमोलक राम नीलम का मुआयना कर रहा था। इसका क्या हाल है? देशमुख ने पूछा। मर चुकी है साहब, अमोलक राम ने बताया। इसे किसने मारा? देशमुख ने मानके से पूछा। यह मेरी गोली का शिकार हुई है, मानके धीरे से बोला। इसे मारने की मेरी कोई नियत नहीं थी। गोली मैंने गोखले पर चलाई थी, लेकिन ऐन मौके पर गोखले ने इसे गोली के रास्ते में धकेल दिया था। मुझे इस औरत की मौत का अफसोस है, लेकिन इंस्पेक्टर, मौत इसकी निश्चित थी। गोखले यहाँ इसका कत्ल करने की ही नियत से आया था। तभी दामोदर राणा वहां आ पहुंचा। एक पुलिसिये ने उसे दरवाजे पर ही रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देशमुख की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। आने दो, वह बोला। सिपाही ने दामोदर का रास्ता छोड़ दिया। दामोदर देशमुख के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, दामोदर ने शिकायत की, आप तो सीधे मेरे पास आने वाले थे। मेरी गाड़ी छूट गई थी, देशमुख ने बताया। इसी वजह से मुझे पहुंचने में देर हो गई और यहाँ इतना हंगामा हो गया। चौकी से मैंने तुम्हारे यहाँ फोन किया था। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ से निकल चुके थे और हवेली की तरफ गए थे। मैं आपका इंतजार करता करता थक गया था, दामोदर बोला। फिर उसकी निगाह नीलम की तरफ उठी। उसने पूछा, मर गई? हाँ, देशमुख ने बताया। और यह कौन है? दामोदर ने गोखले की लाश की तरफ संकेत किया। यह भी है शहर का एक बड़ा दादा, रामलाल गोखले नाम है इसका। तभी लाशें उठवाई जाने लगी। ये लोग रूपा की प्रतिमा को लाशों के साथ क्यों ले जा रहे हैं? दामोदर ने हैरानी से पूछा। क्योंकि वह रूपा की प्रतिमा नहीं, रूपा ही है। क्या? उस मिट्टी के पुतले में रूपा की लाश बंद है। 1 साल से जिस लाश की तलाश हो रही थी, वह लाश हर घड़ी यहीं थी, रूपा के मिट्टी के पुतले में बंद। इसी वजह से यह नीलम की सबसे शानदार कलाकृति मालूम होती थी, क्योंकि यह रूपा की प्रतिमा नहीं, खुद रूपा ही थी। हे भगवान! भूपत ने मुझे बताया था कि रूपा एम बामिंग की कला को जानती थी। एम बामिंग लाश को सड़ने बचाने की एक खास कला को कहते हैं। इसके द्वारा लाश को कई तरह के मसाले, तेल, मोम और रंग रोगन वगैरह लगाकर इस काबिल बनाया जाता है कि वह महीनों बल्कि सालों बिना सड़े या खराब हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति में रह सकती है, जैसे कभी मिस्र में मम्मियों के साथ किया जाता था। दामोदर के मुंह से निकला। ओह! नीलम ने लाश को एम बाम किया, ऊपर से चीनी मिट्टी चढ़ा दी और यह वहां मौजूद नीलम की बनाई कई प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा लगने लगी। लेकिन रूपा तो समुद्र में डूबकर मरी थी। वह डूबने से बच गई थी और घायल अवस्था में तैरकर यहाँ पहुंच गई थी। यानी कि जो बात तुम कहने से हिचक रहे हो, हकीकत वही है। नीलम ने ही रूपा का खून किया था। ओह! और उस रात नीलम के साथ यहाँ निश्चय ही गोखले मौजूद था। उस रात मानके ने बीच पर जिस औरत और आदमी को बातें करते देखा था, वह निश्चय ही नीलम और गोखले थे। गोखले ही वह तीसरा शख्स था जो विक्रम सिंह की करतूत को जानता था और जो
इसी बिना पर विक्रम सिंह को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन एक बात है साहब, मान के बोला, यह बात गोखले को भी नहीं मालूम थी कि नीलम ने रूपा की लाश को पीछे ठिकाने लगाया था, क्योंकि अभी अभी जब पुतला टूटने के बाद भीतर से लाश का चेहरा झांकने लगा था तो वह मेरे ही जितना हैरान हुआ था। आई सी, देशमुख गंभीर स्वर में बोला। मुझे लगता है कि रूपा का कुत्ता भी अपनी आई मौत नहीं मरा था, जरूर उसे भी नीलम ने ही जहर देकर मारा था। क्यों? दामोदर बोला। क्योंकि मुझे हर किसी ने बताया है कि उस कुत्ते को अपनी मालकिन से बहुत मोहब्बत थी और वह हर जगह अपनी मालकिन के साथ आता था। यार्ड पर जाते समय रूपा उसे बीच पर छोड़ गई थी, लेकिन जब वह घायल अवस्था में समुद्र से निकलकर यहाँ स्टूडियो में पहुंची थी तो कुत्ते को उसकी गंध मिल गई थी और उसने भागकर यहाँ आने की कोशिश की थी। मानके के बयान के अनुसार उस वक्त कोई औरत उसे पुचकार कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुत्ता चुप नहीं हो रहा था और न ही स्टूडियो से परे टल रहा था। वह कुत्ता अपनी मालकिन के लिए भौंक भौंक कर नीलम के लिए बखेड़ा खड़ा कर सकता था, इसलिए उसे खामोश करने के लिए जरूर नीलम ने ही उसे जहर दे दिया था। ओह, अब तो मुझे एक सवाल पूछने दो दामोदर, देशमुख तनिक बदले स्वर में बोला। तुमने कहीं तरुण कुमार को देखा है? मैं अभी उसे अस्पताल में छोड़कर आया हूँ, दामोदर ने बताया। अस्पताल में क्यों? एक गाड़ी की चपेट में आकर वह बुरी तरह घायल हो गया था। अगर मैं दिखाई न दे गया होता तो बेचारा तड़प तड़प कर सड़क पर ही दम तोड़ चुका होता। ओह, मेरे अस्पताल से लौटने से पहले 1 मिनट के लिए उसे होश आया था। इंस्पेक्टर, वह कहता है कि नीलम ने जानबूझकर उसे अपनी स्टेशन वैगन के नीचे कुचल देने की कोशिश की थी। तौबा, वह औरत तो असली शैतान की बेटी थी। मानकी की गोली खाकर तो यह बड़ी आसान मौत मर गई। जिंदा रहती तो कानून के हाथों बहुत मिट्टी पलीत होती इसकी। जाहिर है इस एक्सीडेंट से तरुण के दिमाग की कुछ चूलें हिली या नहीं? अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद आया उसे? अभी कहना मुश्किल है, जब वह ठीक से होश में आएगा तभी पता लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से एक्सीडेंट से पहले भी नीलम के संदर्भ में उसे अपनी पिछली जिंदगी थोड़ी बहुत याद आ रही थी। उसे यही याद आया कि असल में वह है कौन? नहीं, फिर तो मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। मुझे मालूम हुआ है कि तरुण बंबई की सरस्वती देवी नाम की एक वृद्धा का इकलौता बेटा है, जो कि बांद्रा में कभी एक यतीम खाना चलाया करती थी। बेचारी पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी माँ को कितनी खुशी हुई होगी अपने बिछड़े बेटे से मिलकर। दामोदर, वह तुम्हारी बहन के लिए भी अच्छी खबर है। तरुण के भूत में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए वह शर्मिंदा हो। शुक्र है भगवान का। दामोदर ने शांति की गहरी सांस ली। अब मुक्ता और तरुण निसंकोच शादी कर सकते हैं। मैं जाकर मुक्ता को खबर करता हूँ। अच्छा है, मुझे उसको तरुण के घायल होने की सिर्फ बुरी खबर ही नहीं सुनानी पड़ेगी। देशमुख ने सहमति में सिर हिलाया। दामोदर वहां से विदा हो गया। कुछ क्षण बाद स्टूडियो में सिर्फ देशमुख और अमोलक राम रहे थे। बड़ा बेहुदा केस था, देशमुख गहरी सांस लेकर बोला। लेकिन साहब, वह बात तो अभी भी जाहिर नहीं हो सकी। अमोलक राम बोला कि सुभद्रा मान के वहां क्यों आई थी? वह तो जाहिर ही जाहिर है, वह यहाँ ब्लैकमेल के इरादे से आई थी। अपने पति के माध्यम से उसे मालूम था कि कैसे नीलम उन चोरियों का माल ठिकाने लगाती थी जिनमें गोखले का हाथ होता था। इस जानकारी को कैश करने की नीयत से वह यहाँ पहुंची और नीलम से मिली। नीलम ने जब उसकी परवाह न की तो उसने उसकी यह पोल कि वह चोरों की सहयोगिनी थी ठाकुर विक्रम सिंह के सामने खोल देने की धमकी दी। अपनी धमकी पर खरा उतरने की खातिर ही जाहिर है कि उसने हवेली में फोन किया था और विक्रम सिंह के लिए यह संदेशा छोड़ा था कि वह उससे उसकी बीवी के बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन विक्रम सिंह की आत्मा पर क्योंकि रूपा के अंजाम का बोझ था, इसलिए उसे यह ख्याल ही न आया कि वह बात उसकी दूसरी बीवी नीलम से भी संबंधित हो सकती थी। जब भूपत से उसे वह संदेशा मिला तो वह कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गया कि वही औरत ब्लैकमेलर थी जो एकाएक महिपालपुर आन पहुंची थी। और सुभद्रा का खून किसने किया? खून विक्रम सिंह ने ही किया होगा या नीलम ने। इन्हीं दोनों को सुभद्रा से खतरा था।
महिपालपुर में कोई तीसरा शख्स तो है नहीं जिसकी दिलचस्पी सुभद्रा के कत्ल में रही हो। एक शख्स है बड़े थानेदार साहब। दोनों ने घूमकर आवाज की दिशा में देखा। स्टूडियो के मुख्य द्वार से इमरती भीतर दाखिल हो रही थी। वह समीप पहुंची। अभी तुमने कुछ कहा था इमरती? देशमुख ने पूछा। हाँ बड़े थानेदार साहब, वह क्षीण स्वर में बोली। मैंने कहा था एक शख्स और भी है जिसकी दिलचस्पी उस औरत के कत्ल में हो सकती थी। कौन? मेरा मर्द। भूपत? देशमुख हैरानी से बोला। क्या कह रही हो तुम इमरती? मैं यह कह रही हूँ बड़े थानेदार साहब कि उस औरत का कत्ल भूपत ने किया था। तुम्हें कैसे मालूम? उसने खुद मुझे बताया है। वह मर रहा है बड़े थानेदार साहब। डॉक्टर कहता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मरने से पहले वह अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करके जाना चाहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बुलाने आई हूँ। चलो, देशमुख व्यग्र भाव से बोला। दोनों पुलिस अधिकारी इमरती के साथ हो लिए। पिछली बार भी जब मैंने फोन करके आपको बुलाया था, इमरती रास्ते में बोली, तब भी वह आपको यह बात बताना चाहता था, लेकिन तब शायद तभी उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद थी और इसी वजह से वह पुलिस के हाथों अपने अंजाम से डर गया था। लेकिन अब डॉक्टर भी कहता है कि वह कुछ ही देर का मेहमान है। ओह! तीनों जीप में सवार हुए। अमोलक राम ने जीप हवेली की तरफ दौड़ा दी। इमरती? देशमुख ने पूछा। भूपत ने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? अपने मालिक की खातिर किया वह थानेदार साहब। इमरती गमगीन स्वर में बोली। मेरे मर्द की 7 पुश्तें हवेली की मुलाजमत में रही हैं। अपनी मालिक से वफादारी मेरे मर्द के खून में रची बसी हुई है। जब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, भूपत अपनी आंखों के सामने ठाकुर को तिल तिल कर घूमता देख रहा था। ठाकुर की जान को उस सांसद से निकालने की उसकी इच्छा तो बड़ी प्रबल थी, लेकिन उसकी पेश नहीं चलती थी। वह औरत वहां पहुंची और उसने ठाकुर को फोन किया तो भूपत ने ब्लैकमेलिंग के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। उस औरत ने मालिक के लिए भूपत के पास संदेशा छोड़ा था और बगल में शाह पीर के मजार के पास मुलाकात का वक्त पक्का किया था। बड़े थानेदार साहब, भूपत ही वह शख्स था जो जंगल में जाकर उस औरत का कत्ल कराया था। लेकिन इमरती, वह औरत ब्लैकमेलर नहीं थी। तुम्हारे मालिक को गोखले नाम का वह आदमी ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी हवेली में नीलम के लिए फोन आया करते थे। वह औरत ब्लैकमेलर नहीं थी? इमरती यूं बोली जैसे ख्वाब में बड़बड़ा रही हो। नहीं, मेरे मर्द ने नाहक एक खून किया। हाँ। इमरती के मुंह से कलेजा चाक कर देने वाली आह निकली। तभी अमोलक राम ने जीप को हवेली के फाटक के सामने ले जाकर रोक दिया। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।